समय पहले की बात है। एक गांव में रतन नाम का एक बेहद गरीब किसान अपनी पत्नी झुमरी और अपनी 15 साल की पुत्री साक्षी के साथ रहता था। एक दिन झुमरी रतन से बोलती है, आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा जी? हमारी बिटिया 15 साल की हो गई है। कुछ समय बाद उसके हाथ पीले करने का समय आ जाएगा। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ झुमरी, तुम चिंता मत करो। मैं आज से खेत में दिन रात काम करूँगा। तुम्हारी मेहनत करने से क्या फायदा? तुम्हारी सारी फसल तो जमींदार ले लेता है। इतनी मेहनत करने के बावजूद हम सबको 2 वक्त का पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता। काश हमारा कोई पुत्र होता तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनता। ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर रतन अपने खेत पर चला गया और मेहनत से खेत पर हल चलाने लगा। रतन को हल चलाते हुए कुछ ही समय हुआ था कि तभी गांव का जमींदार आ धमका। अब तुम्हें खेत में मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है रतन। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा जमींदार साहब। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मैं तुम्हें मेहनत करने से नहीं रोक रहा। तुम्हें मेहनत करनी है तो जाओ, जाकर दूसरे के खेत में मेहनत करो, मेरे खेत में नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अपने ही खेत में तो काम कर रहा हूँ, ये मेरा ही खेत है। ये अब तुम्हारा खेत नहीं, ये तुम्हारा खेत था, अब ये मेरा खेत है। तुम्हारी यादाश्त शायद कमजोर हो गई है रतन। कुछ समय पहले तुमने मुझसे कर्ज लिया था जो तुम अभी तक चुका नहीं पाए हो। झूठ मत बोलिए जमींदार साहब, हर साल मेरी लगभग सारी फसल तो आप ले जाते हैं, लेकिन आपका जो कर्जा है वो चुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वाह, लेते हुए तो बड़ा मुस्कुराते हुए गए थे और देते समय आंखें दिखा रहे हो। अब तक मैं जो भी फसल ले गया हूँ वह सब ब्याज थी। जब तक तुम मेरी असल नहीं चुका देते तुम अपने खेत में काम नहीं कर सकते। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। किसी माई के लाल में अगर हिम्मत है तो मेरे खेत से मुझे निकाल कर दिखाए, सारी दादागिरी खत्म कर दूंगा उसकी। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? अपनी पुत्री को लड़ने के लिए बुलाओगे? क्योंकि तुम्हारा कोई पुत्र तो है नहीं जो तुम्हारे लिए हमसे लड़ने आएगा। तभी जमींदार के बगल में खड़ा हुआ उसका साथी संपत रतन से बोला, यहाँ से चले जाओ रतन, तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। मुझे तुम पर हाथ उठाते हुए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम जिद करोगे तो मजबूरन मुझे वह तरीका अपनाना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। जाता हूँ, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं इसकी शिकायत महाराज से जरूर करूंगा। इतना बोलकर रतन आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला गया। दोपहर के समय घर पर अचानक रतन को देखकर रतन की बीवी चौंक पड़ी। क्या हुआ जी? आज आप समय से पहले खेत से घर वापस कैसे आ गए और आपकी आंखों में आंसू क्यों? उस नामुराद जमींदार ने हमारा खेत भी हमसे छीन लिया। झुमरी, मेरे तो हाथ कट गए। अब मैं क्या करूंगा? उसने मुझसे मेरे ही खेत से अपमानित करके बाहर निकाल दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। इतना कहकर रतन रोने लगा। तभी उसकी पुत्री साक्षी वहाँ आ गई। पिताजी, आप रोइए मत पिताजी, मैं जानती हूँ आप सिर्फ मेरी वजह से चिंतित हैं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? सही कह रही हूँ माँ, आप दोनों को हमेशा मेरे हाथ पीले करने की चिंता खाई जाती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं पैदा ही ना होती तो शायद आप दोनों इतना दुखी ना होते। ऐसा मत कहो बेटी, तुम तो हमारे लिए हमारी जान हो। अगर मेरा कोई भाई होता तो उस जमींदार की इतनी हिम्मत नहीं होती कि मेरे पिता को अपमानित करके उनके ही खेत से बाहर निकाल देता। इतना बोलकर साक्षी रोती हुई दूसरे कमरे में चली गई। रतन रात भर गहरी सोच में डूबा रहा। अगले दिन रतन गांव के मुखिया के पास गया। क्या बात है रतन, आज सुबह सुबह मेरे घर? सब कुछ ठीक तो है? आप तो जानते हैं मुखिया जी कि मैंने कुछ समय पहले जमींदार से कुछ धन कर्ज में लिया था। हाँ हाँ, तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुमसे मैंने मना भी किया था कि उससे कर्ज मत लो। रतन, जमींदार से सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि वह हर व्यक्ति परेशान है जिसने उससे कर्जा ले रखा है। मैंने सुना है मुखिया जी कि आपका राजमहल में आना जाना लगा रहता है। क्या आप मुझे अपने साथ राजमहल लेकर जा सकते हैं? तुम राजमहल जाकर क्या करोगे रतन? आखिर तुम क्या सोच रहे हो? मैं जमींदार की शिकायत महाराज से करूंगा। उन्हें बताऊंगा कि किस तरह से जमींदार ने मेरे साथ बेईमानी करके मेरे ही खेत से मुझे निकाल दिया है। रतन, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, पर तुम राजमहल जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ और तुम्हें दरबार में राजा से भी मिलवा सकता हूँ, लेकिन वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी।
क्योंकि महाराज और जमींदार की बहुत अच्छी दोस्ती है। जमींदार ने महाराज की आंखों में भी झूठ और विश्वास की पट्टी बांध रखी है। महाराज उस पर बहुत विश्वास करते हैं, वह तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। हो सकता है तुम्हें उल्टी सजा देकर कारागार में बंद करवा दें। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा रतन? क्योंकि तुम्हारा कोई पुत्र भी नहीं है जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे परिवार को संभाल सके। तो फिर अब मैं क्या करूं? देखो रतन, मेरे भी बहुत से खेत हैं। तुम चाहो तो अपने परिवार के साथ मेरे खेत में काम कर सकते हो, और जितना मैं और मजदूरों को काम करने का धन देता हूँ उनसे तुम्हें थोड़ा ज्यादा दे दूंगा। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ काम की ही आवश्यकता है। उस दिन के बाद रतन मुखिया के खेतों पर काम करने लगा। रतन के साथ उसकी पत्नी और उसकी बेटी भी बराबर से काम कर रही थीं। एक दिन की बात है, रतन खेत में अपनी पत्नी और बेटी के साथ भोजन कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक बहुत गंदा दिखने वाला इंसान आया। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? कौन हो तुम? और तुम्हारे कपड़े देखकर लग रहा है जैसे तुम कई महीनों से नहीं नहाए हो, और तुम्हारे अंदर से कितनी बदबू आ रही है। एक भूखे को भोजन खिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, और मैं कुछ भी मुफ्त में नहीं खाता। अगर मैं तुम्हारा भोजन खाऊंगा तो उसके बदले मैं तुम्हें वो दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे भाई, अगर तुम्हें भोजन खाना है तो ऐसे ही मांग लो ना। तुम्हारे पास पहनने को ढंग से वस्त्र भी नहीं है और तुम कुछ देने की बात कर रहे हो। रतन ने उस गंदे दिखने वाले इंसान को 2 रोटियां पकड़ा दी और वो इंसान 2 रोटियां खा गया। मुझे और भूख लगी है, क्या मुझे और दे सकते हो? साक्षी और झुमरी को न जाने क्यों उस पर अब तरस आ गया। उन दोनों ने अपने हिस्से का सारा भोजन उस इंसान को दे दिया। वो सारा भोजन खा गया। लो भाई, तुम तो हमारा सारा भोजन खा गए। अब तुम इसके बदले में हमें क्या दे सकते हो? रतन ने इतना कहा ही था कि तभी उस व्यक्ति ने जमीन से गीली मिट्टी उठा ली। उसने झुमरी और रतन के पसीने की कुछ बूंदें उस मिट्टी में मिला दी और उस मिट्टी से एक सुंदर दिखने वाले लड़के का पुतला बना दिया। यह लो, इसे धूप में सुखा देना और रात में अपना दरवाजे के पास रख देना। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। मुझे तो ये कोई पागल लगता था जी। ये क्या कहकर गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन माँ, इसने मिट्टी से पुतला कितना सुंदर बनाया। पिताजी देखो ना, कितना सुंदर लड़के का पुतला है। अगर हमारा कोई पुत्र होता तो शायद कुछ इसी तरह का दिखता। झुमरी और रतन अपने अपने काम पर लग गए, मगर साक्षी ने उस गीली मिट्टी के पुतले को धूप में रख दिया और वो उसे देखती रही। कुछ घंटे बाद वो सूख गया। रात के समय साक्षी ने उसे अपने घर के दरवाजे पर रख दिया। अरे बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? पिताजी, आपने सुना नहीं था उस व्यक्ति ने क्या कहा था? अरे वो कोई पागल था। तुम भी उसकी बातें सुनकर ऊटपटांग हरकतें करने लगी। अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। साक्षी चारपाई पर लेट गई, मगर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अचानक आधी रात को बहुत सी रंग बिरंगी किरणें उस मिट्टी के पुतले के आसपास मंडराने लगीं। साक्षी दौड़ते हुए रतन और झुमरी के पास पहुंची। माँ, पिताजी उठिए, देखे ना ये क्या हो रहा है। झुमरी की बात सुनकर वो दोनों आंख मसलते हुए उठ गए। ये क्या हो रहा है? मुझे तो अब डर लगने लगा है जी। आखिर वो पागल इंसान क्या देकर गया है? झुमरी ने इतना कहा ही था कि तभी देखते ही देखते वो मिट्टी का पुतला एक सुंदर 20 वर्षीय नवयुवक में परिवर्तित हो गया। रतन, झुमरी और साक्षी उसे देखकर बुरी तरह से डर गए। घबराओ मत पिताजी और माँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, एक जादुई बेटा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आपके पसीने का अंश मुझ में है। मैं भले ही आपकी कोख में भले ही 9 महीने ना रहा हूँ, लेकिन मैं आपका ही पुत्र हूँ। न जाने क्यों झुमरी के दिल में उसे देखकर ममता फूट पड़ी और वो दौड़ते हुए उस युवक से लिपट गई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मेरी असली संतान हो। मैं ही तुम्हारा असली संतान हूँ माँ। अब तुम सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं इस परिवार का बोझ संभालूंगा
मेरा हमेशा से एक सपना था कि अगर कोई मेरा पुत्र होता तो मैं उसका नाम चंदू रखता। आज से तुम्हारा नाम चंदू है, लेकिन तुम अभी कुछ दिनों तक घर से बाहर मत निकलना बेटा, नहीं तो गांव वाले तरह तरह के सवाल करेंगे। कुछ दिनों तक चंदू सबके साथ रहकर घुल मिल गया। अब सभी लोग उसे अपना परिवार का सदस्य समझने लगे। कुछ दिनों बाद रतन चंदू को खेत पर काम के लिए लेकर गया। अरे रतन, तुम्हारे साथ ये सुंदर नवयुवक कौन है? ये मेरा पुत्र है। पुत्र? अरे भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारा तो कोई पुत्र नहीं है। ये रातों रात पुत्र कहाँ से आ गया? ईश्वर चाहे तो सब कुछ हो सकता है मुखिया जी। समझ लो कि ईश्वर को मुझ पर दया आ गई और उसने मुझे एक पुत्र दे दिया। तुम्हारा पुत्र तो दिखने में बहुत ही हट्टा कट्टा और बलिष्ठ है। रतन, फिर तुम्हें जमींदार से अब डरने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। यह मुखिया जी क्या बोल कर गए हैं पिताजी? छोड़ो चंदू, जाने दो, तुम इन सब बातों में मत पड़ो। नहीं पिताजी, आपको मुझे बताना ही होगा। आखिरकार मैं आपका बेटा हूँ और एक बेटे को अपने पिता की हर बात जानने का अधिकार होता है। रतन ने सारी घटना चंदू को बता दी। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि मेरे पिता की जमीन पर जमींदार ने कब्जा कर रखा है। आप चलिए मेरे साथ। लेकिन चंदू, तुम नहीं जानते जमींदार बहुत ही धूर्त और मक्कार व्यक्ति है और बहुत शक्तिशाली भी है। मेरे पास सुबह में भी ताकत कम नहीं पिताजी। लगता है आपको मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। चलिए आप मेरे साथ। जब हमारा खेत स्वयं मौजूद है तो हम दूसरों के खेत में काम क्यों करें? चंदू सारे परिवार को अपने खेत पर ले गया। अचानक रतन, झुमरी, साक्षी और उस युवक को देखकर जमींदार हैरत से रतन की ओर देखकर बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो रतन? रतन के बोलने से पहले चंदू जमींदार की आंखों में आंखें डालकर बोला, ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरी माँ है और मैं इस लड़की का भाई हूँ और मैं अपने खेत में हल चलाने के लिए आया हूँ और तुम सब लोगों को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालने के लिए आया हूँ। ये क्या बचपना है रतन? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है। तो अब जान लो, ये मेरा ही पुत्र है। आखिर ये चल क्या रहा है? लेकिन अगर तुम सीधी तरह से इस खेत से यहाँ से नहीं गए तो मुझे मजबूरन तुम सबको धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। वो तरीका भी आजमा कर देख लो जमींदार। मैं तुम्हें कुछ समय का मोहलत देता हूँ, अपने आदमियों के साथ यहाँ से निकल जाओ। शायद तुम नहीं जानते बच्चे, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्ज लिया था। मेरे पिताजी ने तुमसे जितना कर्ज लिया था उससे कहीं ज्यादा तुम उनकी फसल छीन कर ले गए। तुम्हारा कर्जा चुकता हो गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। चंदू की बात सुनकर जमींदार का आदमी संपत क्रोधित हो गया। वो जैसे ही चंदू को मारने के लिए आगे बढ़ा, चंदू ने एक मुक्का संपत के मुंह पर जड़ दिया। संपत वहीं बेहोश हो गया। ये देखकर जमींदार डर गया। मैं चुप नहीं रहूंगा, इस मामले को महाराज तक लेकर जाऊंगा। जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाओ, मगर इस वक्त यहाँ से चले जाओ, नहीं तो महाराज के पास तुम अपनी दोनों टांगों पर चलकर नहीं जाओगे। जमींदार डरकर सारे आदमियों को वहाँ से लेकर चला गया। बेटा, तुम शायद नहीं जानते कि जमींदार की महाराज से बहुत अच्छी दोस्ती है। जानता हूँ पिताजी, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि झूठ चाहे जितना भी बलवान क्यों न हो, सत्य के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। उस दिन के बाद चंदू खेत में हल चलाने लगा। चंदू के शरीर में एक गजब की फुर्ती और शक्ति थी, जिसे गांव का कोई भी व्यक्ति देखता तो दंग रह जाता। मगर कुछ दिनों बाद राजा के सैनिक अचानक रतन के घर पर आ धमके। तुम्हें अभी इसी वक्त महाराज के महल में चलना होगा, ये महाराज का आदेश है। रतन और चंदू उन सैनिकों के साथ सीधे राजमहल चले गए। राजमहल में राजा के बगल में जमींदार बैठा था। अच्छा, तो तुम हो जिसने मेरे मित्र को सबके सामने अपमानित किया। मैंने आपके मित्र को अपमानित नहीं किया राजन, बल्कि आपके मित्र ने मेरे पिता के साथ धोखा किया है। बकवास बंद करो, मैं सब जानता हूँ। तुम इस रतन के पुत्र नहीं हो, मुझे जमींदार ने सब कुछ बता दिया है। रतन का पुत्र है ही नहीं, तो फिर तुम कौन हो? महाराज, ये कोई जासूस है, इसे पकड़कर कारागार में बंद कर दीजिए, ये आपकी राजगद्दी के लिए खतरा है। मेरा भी शक यही है। मैंने गांव में अपने गुप्तचर भेजकर पता करवाए हैं और मुझे पता यही लगा है कि रतन का कोई पुत्र है ही नहीं। यह जरूर किसी दूसरे देश का जासूस है जो बहरूपिया बनकर मेरा राज्य मुझसे छीनने आया है। राजा ने इतना कहा ही था कि तभी उस राजमहल में अजीबोगरीब रंग बिरंगी किरणें मंडराने लगीं और देखते ही देखते उन किरणों में वही गंदा दिखने वाला व्यक्ति सबके सामने आ गया। वो अचानक एक साधु में परिवर्तित हो गया। कौन है आप?
मैं एक साधु हूँ महाराज। रतन बिल्कुल सही कह रहा है, यह पुत्र उसी का है। लेकिन साधु महाराज, रतन का तो कोई पुत्र है ही नहीं। हाँ, यह सत्य है कि रतन का कोई पुत्र नहीं है। रतन की गरीबी देखकर मुझे उस पर दया आ गई और मैंने एक मिट्टी के पुतले में रतन और उसकी पत्नी का पसीना मिलाकर एक पुतला बनाया और उस पुतले में इन दोनों की पुत्र प्राप्ति की सच्ची श्रद्धा से जान आ गई। अब यह रतन का ही पुत्र है और जमींदार झूठा है। हाँ महाराज, आपके मित्र ने आपका नाम लेकर समाज में डर और भय का माहौल बना रखा है। इसने बेईमानी से मेरा खेत मुझसे छीन लिया था। राजा क्रोधित होकर जमींदार से बोला, क्या यह सही है? मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। इस धोखे के लिए तुम सजा के अधिकारी हो। सिपाहियों, कारागार में बंद कर दो इस कपटी को। क्षमा महाराज, क्षमा। रतन, मैं तुम सबका क्षमा प्रार्थी हूँ। अब तुम राज्य में अपने परिवार सहित सुखी जीवन यापन करो। धन्यवाद महाराज। इसके बाद रतन अपने परिवार के साथ खेती कर खुशी खुशी रहने लगा। किसी ने सच ही कहा है, झूठ चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, उसका पतन पक्का है।